तो बच्चों आज हम कक्षा 5वीं हिंदी की किताब रिमझिम से पाठ क्रमांक संख्या 4 नन्ना फनकार करेंगे। नन्ना मतलब छोटा एंड फनकार मतलब कलाकार। इस पाठ में एक 10 साल के बच्चे केशव के बारे में बताया गया है कि वो कैसा एक छोटा फनकार है, छोटा नन्ना फनकार है। उसके हम कला के बारे में इस पूरे पाठ में जानेंगे और कैसे उसकी भेंट बादशाह अकबर से होती है और बादशाह अकबर उसे क्या सलाह देते हैं और उससे कैसे उसकी कला सीखते हैं। पाठ को शुरू करने से पहले इसकी लक्षित अधिगम बिंदु जान लेते हैं। इस पाठ को पढ़ने से भाषाई कौशल का विकास होगा। छात्रगण अगर यदि पाठ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो उनके भावों को प्रकट करने की क्षमता का विकास होगा। पढ़ने व समझने की कुशलता का विकास होगा और पाठ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने की क्षमता का विकास होगा। शुद्ध वर्तनी का भी विकास होगा। छात्रगण के कलात्मक एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति में वर्धन होगा। शब्द भंडार में उनकी वृद्धि होगी। शुद्ध उच्चारण व धारा प्रवाह के साथ पढ़ना सीखेंगे। सृजनात्मक कौशल का भी विकास होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पाठ। नन्ना फनकार। नन्ना मतलब छोटा, फनकार यानी कलाकार। वह लड़का एक चकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया। चकोर कुछ ऐसा होता है जिसकी सारी भुजा सम होती हैं। उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई यानी अपने मन में बड़बड़ाना और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुट गया। बच्चों ये है छेनी, आप देख सकते हैं। यह है छेनी जो इनके हाथों में है, ठीक है, और यह है हथौड़ा, ये आप देख सकते हैं। चले, कुछ दिन पहले ही उसने इस पत्थर पर घंटियों की कतारें और कड़ियां उकेरना शुरू किया था। उकेरना यानी उभारना, उसमें उसकी कलाकृति बनाना। लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई। अधबनी यानी आधी बनी हुई, अधूरी, और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नकाशी करने में जुट गया। नकाशी जैसे ये आप देख रहे हैं, ये बच्चा नकाशी कर रहा है यहाँ घंटियों पे, तरह तरह की कलाकृतियां उकेर रहा है, ठीक है। हथौड़े के वार से पत्थर पर जो कटाव उभरता उससे पत्थर की किरचें छितरा जाती और वह आंखें सिकोड़ लेता। साथ साथ धीमी आवाज में वह कुछ गुनगुनाने भी लगता। उसके चारों ओर दूसरे संगतराश भी अपने अपने काम में डूबे हुए थे। केशव 10 साल का था और अभी अपना काम सीख ही रहा था। पिता के एक बार करके दिखा देने पर वह सीधी लकीरों वाले और घुमावदार डिजाइन उकेर सकता था। अब तक उसने नक्काशी का जो भी काम किया था उनमें से इन घंटियों को बनाना ही सबसे ज्यादा मुश्किल था। केशव जानता था कि एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जब वह बहुत बारीक जालियां, महीन नफीस बेल बूटे, कमल के फूल, लहराते हुए सांप और इठलाकर चलते हुए घोड़े ये सब पत्थर पर उकेर पाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता बनाते हैं। तो आप ज़ा में देख सकते हैं, ज़ा हम ज़रूर, नफीस, तो ये जा जो है नुक्ता वाला है, वैसे ही फ़ा नुक्ता वाला फ़ा है, जा नुक्ता वाला ज़ा है, तो उसमें ज़ा बोलेंगे, जा की जगह उसका जो उच्चारण होगा वो ज़ा होगा। कई साल पहले जब वह पैदा भी नहीं हुआ था, उसके माता पिता गुजरात से आगरा आकर बस गए थे। गुजरात भारत का एक राज्य है और आप देख सकते हैं आगरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित एक शहर का नाम है, जिसमें बहुत ही सुप्रसिद्ध आप जानते हैं ताजमहल बना है, जिसको दुनिया भर से लोग देखने आते हैं। वो 7 अजूबों में से एक अजूबा है विश्व में। बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया। केशव का जन्म भी आगरे में ही हुआ था
उसे गुजरात के पुश्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला। पुश्तैनी यानी पुरातत्व, जो हमें अपनी पुश्तों से मिल रहा है, जो हमें अपने दादा परदादा से मिला हुआ जो भी सामान जायदाद होता है उसे हम पुश्तैनी कहते हैं, या घर जैसे। तो यहाँ केशव जो है आगरा में ही पैदा हुआ था, वह कभी अपने पुश्तैनी घर गुजरात वापस लौट के नहीं गया था। आप देख सकते हैं बच्चों, ये आगरे का लाल किला है। जैसे ताजमहल बनाया गया था उसी के ही ढांचे पे इस तरह से एक आगरा फोर्ट करके बनाया गया है आगरे का किला। ये लाल पत्थर से बना है, जबकि ताजमहल जो है सफ़ेद संगमरमर पत्थर से बना है, इसीलिए काफ़ी सुप्रसिद्ध है। आगरे की गलियां और अब सीकरी, बस यही उसका घर था। चारों ओर ही हो रही छेनी हथौड़ों की ठक ठक खड़खड़ के बीच केशव को किसी के कदमों की आहट भी ना सुनाई पड़ी, इसलिए अचानक कानों में एक आवाज पड़ने पर वह चौंक गया। माशाअल्लाह, ये घंटियां कितनी सुंदर हैं, तुमने खुद बनाई हैं? पीछे मुड़कर केशव ने आंखें उठाई तो उसे एक आदमी दिखा। बेशक, मैंने ही ये घंटियां बनाई हैं। क्या मैं आपको पत्थरों पर नक्काशी करता नजर नहीं आ रहा? देखते नहीं, मैं ही पत्थर को तराश रहा हूँ। केशव ने बड़ी तल्खी से जवाब दिया। दिखता तो है, पर तुम इतने छोटे लगते हो ना। वह आदमी हंसते हुए बोला। मैं 10 साल का हूँ। 10? अच्छा। वह आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला, तब तो काफी बड़े हो। मैंने भी 13 साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब केशव उस आदमी को अच्छी तरह देख पा रहा था। उसकी उम्र रही होगी 30 से ऊपर। कद मंजोला था। मंजोला यानी छोटा कद। वह सफ़ेद अंग रखा और पजामा पहने हुए था। अभी मैं आपको अभी अगली ही आप कलाकृति में या अभी आप अगली चित्र में देखेंगे कि अंग रखा, सफ़ेद अंग रखा और पैजामा किस तरह से अकबर ने पहना है। उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरह से ढके हुए थे। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। केशव ने उस आदमी के गले में पड़ी बड़े बड़े मोतियों की माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा। तीखी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, होंठों को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछें। केशव उस आदमी के व्यक्तित्व का मुआयना कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने एक नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़ी में अभी काफी काम बाकी है। इससे पहले कि केशव कोई जवाब देता, उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी। यह कोई और नहीं, महल का पहरेदार था। हुजूर, माफ करें, मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला, हाँफते हुए उसने कहा। फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला। भौचक यानी एकदम अचानक कुछ हो जाए तो आप भौचक के रह जाते हैं, आप थोड़े स्थिति में हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा तो क्या हो रहा है। बेवकूफ़, खड़ा हो। हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने? झुककर सलाम करे ने। ज़रूरत यानी हिम्मत कैसे करी। और हुजूर आला बोलते हैं जब कोई बड़ा राजकुमार हो या राजा हो कहीं का, तो उसको हुजूर आला बोला जाता था उस समय। अब केशव का माथा ठनका। उसे कुछ कुछ समझ आ रहा था। बदहवासी में छेनी हाथ से छूटकर नीचे गिरी और वह जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। बदहवासी यानी होश में ना रहना। अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं? यह ख्याल आते ही उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कातर नजरों से अकबर को देखने लगा। तो ये देखिए अकबर है। अकबर का सफ़ेद रंग का इन्होंने अंगरखा पहना है, गले में बहुत सारी मोतियों की माला है, अंगुलियों में काफ़ी अंगूठियां हैं। ये लाल रंग की इन्होंने पगड़ी पहनी है, इन्होंने पजामा भी डाला हुआ है हरे रंग का। चलिए, अब ये अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी भली ना लगी। दखल अंदाजी यानी किसी के काम के बीच बोल देना। उन्होंने खींचकर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा। खींचकर यानी अब बादशाह अकबर थोड़े चिढ़ गए कि वो बात कर रहे थे केशव से और बीच में पहरेदार आ गया। ठीक है सिपाही, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। पहरेदार तो चला गया, मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए। असमंजस यानी सोच में पड़ गया। वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में खड़ा रहे। दिल तो उसका अभी भी धक धक कर रहा था। हाँ, पर अब वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि अकबर प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारा नाम क्या है? अकबर ने नर्म आवाज में पूछा। केशव, उसने नपातुला जवाब दिया। केशव, क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे? उलझन में पड़े केशव ने तुरंत सिर हिला दिया। तब तो तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा। केशव फुर्ती से अपने पिता के पास भागा गया और उनका छेनी हथौड़ा उठाकर उल्टे पांव लौट आया।
दोस्ताना अंदाज में अकबर केशव के पास जमीन पर बैठ गए और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना है। केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा। हुजूर, क्या आप यह सब करेंगे? क्यों नहीं, मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। केशव सकपका गया। दरअसल मैं कहना चाहता था कि आप इतने बड़े बादशाह हैं, ये ठीक नहीं लगता। उसने कुछ अनमने भाव से कहा। अकबर हंसकर बोले, अच्छा, लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी डलिया ढोने में किसी की मदद की थी। क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है? केशव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। वह अकबर के पास बैठ गया और उन्हें छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था, उसने कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना यानी उदाहरण, और गंभीरता से कहा, गंभीरता यानी सीरियसनेस से, देखिए, सिर्फ इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है। अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया, जिससे कटाव ज्यादा गहरा हो गया। अरे अरे, नहीं नहीं, केशव ने तुरंत गलती पकड़ी। हथौड़े को आहिस्ता से मारना है, आहिस्ता यानी धीरे से, ऐसे उसने करके दिखाया। और हाँ, अपनी आंखें थोड़ी मींच कर रखें, वरना किरचें उड़कर आंखों में चली जाएंगी। अकबर मुस्कुराए, जी हुजूर। किरचे यानी जब हम पत्थर को तराशते हैं तो उससे काफ़ी पत्थर के जो टुकड़े हैं या मिट्टी है ऐसे आती है उड़ के पत्थर से निकल के। जवाब में केशव भी मुस्कुरा उठा। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है। एक अनाड़ी से व्यसक पर अपने काम की धाक जमाने में उसे मजा आ रहा था। व्यसक यानी कोई बड़ा आदमी जो बड़ी उम्र का है। वह बड़े ध्यान से देख रहा था कि अकबर किस तरह लकीरों को उकेर रहे हैं। बादशाह से जरा भी चूक हो जाने पर फौरन उसकी त्योरियां चढ़ जाती। फौरन यानी एकदम से, त्योरियां यानी ये जो आपकी ब्रोज होती हैं, इनको त्योरियां कहते हैं। काम करते करते अकबर पूछ बैठते, केशव सही नहीं है क्या? और केशव सिर हिलाकर अपनी असहमति जता देता। असहमति यानी उससे वो सहमत नहीं है कि वह क्या कर रहा है, उसके साथ नहीं है। अकबर इत्मीनान से बैठ गए और केशव को काम करता हुआ देखने लगे। अपने काम में खोए हुए उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि आसपास मौजूद दूसरे संगतराश उन्हें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। कौतूहल यानी एक्साइटमेंट, यानी उनको थोड़ा उसमें वो जानना चाहते थे कि क्या हो रहा है। उत्सुकता थी उनके अंदर। अकबर ने लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने धीमे से कहा, केशव, देखना, एक दिन तुम बड़े फनकार बनोगे। हो सकता है कि एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो। कारखाना? कैसा कारखाना? बस एक बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ रहने लग गए, तब मैं कारखाना बनवाऊंगा। इन कारखानों में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार काम करेंगे। तो आप जानते ही हैं जैसे कि अकबर बहुत बड़े सल्तनत के राजा थे, आगरा में विद्यमान थे, आगरा में रहते थे। ठीक है, चित्र बनाने वाले कलाकार, गलीचों के बुनकर, संगतराश, पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार सभी वहाँ काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि चित्र बनाने वाले को हम कलाकार कहते हैं, गलीचे बनाने वालों को हम बुनकर कहते हैं, संगतराश स्टोन मैन जो स्टोन पे कार्विंग करते हैं, स्टोन और लकड़ी को तराशते हैं। स्टोन या पत्थर हो गया आपका, लकड़ी आपकी वुड हो गई, तो पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करते हैं, उनको तराशते हैं। शिल्पकार जो मूर्ति बनाते हैं पत्थरों से। केशव का चेहरा चमक उठा। वह मुस्कुराते हुए बोला, मैं वहाँ ज़रूर काम करना चाहूँगा। अकबर उठ खड़े हुए। जाते हुए बड़े प्यार से केशव का कंधा थपथपाया और कहा, अच्छा बेटा, अपना काम जारी रखो। हुजूर, क्या आप दोबारा आएंगे? केशव ने बड़ी उत्सुकता से कहा। एक्साइटमेंट अंदर, मतलब बहुत खुश था क्योंकि अब उसकी धाक जम जाएगी केशव की। तो मैं ज़रूर आऊँगा केशव। फिर तो पूरे दिन संगतराशों के बीच केशव की धूम मची रही। वह बार बार बादशाह से हुई अपनी मुलाकात सबको सुनाता रहा। रात हो चली थी। केशव बहुत थका हुआ था, पर आंखों में नींद कहाँ। वह धीरे से अपने पिता के बिस्तर में घुस गया। पिता ने मुस्कुराकर कहा, तुम तो अभी से इतने प्रसिद्ध हो गए हो। बादशाह सलामत ने कहा है कि एक दिन मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा। अपने सिर को पिता की बाहों के सहारे टिकाकर केशव धीरे से बोला, हमारे बादशाह बहुत ही। हाँ, पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया।
हाँ बेटा, बादशाह का आगरा बहुत सुंदर शहर है, पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इस वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। वे बहुत से साधु संतों और फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी आए। उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके एक नहीं तीन संतानें होंगी, शहजादा सलीम, मुराद और दानियाल। केशव ने चहकते हुए कहा, बिल्कुल सही। तब बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में सीकरी में नगर बसाने का फैसला किया था। केशव ने कहा, अच्छा, अब समझा। इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है। हाँ, और इसी कारण हम यहाँ एक नए शहर के लिए पत्थरों को तराश रहे हैं। केशव उनिंदी आवाज से बोला। पिताजी ने देखा कि उनका लाडला बेटा सो गया है। उनिंदी यानी हम पाठ का पठन फिर से विद्यार्थीगण से भी कराएंगे और उसके बाद हम लोग शब्दों के अर्थ पर आएंगे। शब्दों के अर्थ भी हम विद्यार्थीगण के साथ चर्चा करके उनके शब्दों के प्रयोग में इन शब्दों को उनके वाक्य में प्रयोग में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और हम चाहेंगे कि विद्यार्थीगण इन मुश्किल शब्दों को या इन नए शब्दों को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ढालें और उनको वाक्य में प्रयोग करें। तो ये छोटी सी उस पर क्रियाकलाप हम लोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं। असमंजस, पहला शब्द है असमंजस। समझ में ना आना कि क्या करें, डिलीमा। विद्यार्थी असमंजस में थे कि कल परीक्षा होगी कि नहीं। असहमति, बच्चों को भी पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा कक्षा में। तो जैसे हम बच्चों से उसका अर्थ जानेंगे असहमति का। तो जैसे असहमति का अर्थ है सहमति ना बनना, मना करना, डिसएग्री। तो मैं आपकी इस बात से असहमति रखता हूँ या मैं आपकी इस बात से असहमति रखती हूँ। आहिस्ता, आराम से, स्लोली। चोर आहिस्ता से घर में घुस गया। इत्मीनान, आराम से, धीरे धीरे। इस काम को इत्मीनान से करें। उकेरना, पत्थर, लकड़ी आदि पर कुछ कलाकृति बनाना। एंग्रेव इन इंग्लिश, ठीक है। उकेरना, केशव 10 साल से पत्थर पर कलाकृति उकेर रहा है, या केशव 10 साल से कलाकृति उकेर रहा था, पत्थर पर कलाकृति उकेर रहा था। अब आ जाते हैं अंगरखा पे। अंगरखा एक लंबा बंददार पहनावा, इसे ट्यूनिक भी कहते हैं। ये देखिए, बादशाह अकबर ने अंगरखा पहना हुआ है। और दूसरा वाक्य बोल सकते हैं, पुराने ज़माने में अंगरखा बहुत पहना जाता था। नेक्स्ट है अगला अधबनी। अधबनी में आप देख सकते हैं आधी बनी हुई, सेमी फिनिश्ड। इसमें ये देखिए आप, ये बनी हुई घंटियां हैं और यहाँ देखेंगे अधबनी घंटियां हैं। तो आप इसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, केशव के पास अधबनी घंटियां रखी हुई हैं। अनमना, अनमना यानी उदास, ठीक है। उसने अनमना जवाब दिया। जब भी हम उदास होते हैं तो जवाब भी हमारा वैसा ही रहता है। तो हम ये कह सकते हैं उसने अनमना जवाब दिया, या उसने अनमना सा जवाब दिया। उदास सा जवाब, उदास होके जवाब देना। तो अनमना सा जवाब दिया। इठलाकर, शान दिखाना, गर्व से चलना। तो आप ये बोल सकते हैं, आज लता इठलाकर क्यों चल रही है, या आज लता बहुत ही इठलाकर चल रही है। कौतूहल, जिज्ञासावश। कौतूहल में आप बोल सकते हैं मेले में काफ़ी कौतूहल था, या मेले में कौतूहल सा मचा हुआ है, ठीक है। ज़रूर, अवश्य, पक्का। हम आपके घर ज़रूर आएंगे, या हम आपके घर कल ज़रूर आएंगे। दखल अंदाजी, किसी काम में रुकावट डालना। तुम्हें किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, या तुम्हें किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। पुश्तैनी, पूर्वजों का, पैतृक, पैट्रिमोनियल, एंसेस्ट्रल। यह घर पुश्तैनी है, या यह वस्तु पुश्तैनी है जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है। बदहवासी, घबराहट। गीता ने बदहवासी में थाली गिरा दी, या गीता ने बदहवासी में खाने की थाली गिरा दी। उनिंदी, नींद से भरा हुआ। मैंने कल रात
आपको फ़ोन पर उनिंदी में जवाब दिया था, या मैंने कल रात आपको उनिंदी में जवाब दिया था। उनिंदी यानी नींद से भरा हुआ। कारखाना, फैक्ट्री, निर्माणशाला, तो जानते ही हैं कल कारखाना हड़ताल की वजह से बंद था। खिंचकर, गुस्से से। अब माँ ने विवेक को खिंचकर वहाँ से जाने को कहा। आप तो जानते ही हैं कि माएँ बहुत परेशान हो जाती हैं बच्चों से, बच्चे बहुत परेशान करते हैं जब माँ को, तो माँ खिंच जाती है। और वही वाक्य में हमने प्रयोग किया है कि माँ ने खिंचकर विवेक को वहाँ से जाने के लिए कहा। तलखी, कड़वाहट, गुस्से से। तलखी के लिए हम बोल सकते हैं मालिक ने नौकर को काम ना करने पर तलखी से जवाब दिया, गुस्से में आके जवाब दिया। त्योरियाँ चढ़ना, क्रोधित हो जाना। मजदूरों के ठीक से काम ना करने पर मालिक की त्योरियाँ चढ़ गई। मालिक गुस्सा हो गया क्योंकि मजदूर काम नहीं कर रहे थे ठीक से। नक्काशी करना, आप यहाँ देख सकते हैं पत्थर या लकड़ी पर कलाकृति को तराशना, इसे कार्विंग भी कहते हैं इंग्लिश में। आप यहाँ पे पिक्चर में, यहाँ इस चित्र में देख सकते हैं। संगत राश पत्थरों व लकड़ी पर नक्काशी करते हैं। बेवकूफ़, मूर्ख। लीला ने शीला को बेवकूफ़ बनाया, या गीता ने सीता को बेवकूफ़ बनाया। भटकते भटकते, परेशान होते हुए। जतिन भटकते भटकते परीक्षा हॉल पहुंचा। माथा ठनका, अनिष्ट की आशंका होना। उसके झूठ पकड़े जाने पर मेरा माथा ठनका। संदेह, शक, शंका होना, डाउट करना। मुझे मीना पर कभी कभी संदेह होता है कि वह परीक्षा में पास कैसे हो जाती है। मुआयना, अच्छी तरह देखना। मालिक कारखाने में काम का मुआयना करके आया, या मालिक कारखाने में काम का मुआयना करने गया है। शिल्पकार, कारीगर, आर्टिफाइसर। शिल्पकार को आप ये भी बोल सकते हैं शिल्पकार ने सुंदर मूर्ति बनाई, यह मूर्ति शिल्पकार ने बहुत ही सुंदर बनाई है। चौकोर, वर्गाकार। जैसे आप कह सकते हैं वो चौपाल का आकार चौकोर है, या मेज के ऊपर रखा हुआ डब्बा चौकोर आकार का है। बादशाह, राजा। आपको पता है ये बादशाह अकबर दिखे, इस चित्र में बादशाह अकबर हैं, इसे भी बोल सकते हैं बादशाह का शब्द में प्रयोग, वाक्य बादशाह शब्द का वाक्य में प्रयोग। बादशाह अकबर विवेक से काम किया करते थे। विवेक यानी सूझबूझ। भौचक यानी हैरान। सकपकाना यानी चौंक कर या आश्चर्य से। तो भौचक भी अब मैं उसके जवाब से भौचक की रह गई। सकपकाना, माँ के आ जाने से नीता सकपका गई। ठीक है, तो ये चारों जो हैं सारे एक ही तरह के शब्द हैं, समानार्थक शब्द हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर भी बनाई है इन्होंने, इमोजी बना रखा है भौचक का। मंझोला यानी बीच का, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा, मंझोला कद। तो आप लिख सकते हैं नितिन मंझोला कद का है। उसके बाद आ जाते हैं संगत राश जो पत्थर को तराशने वाला है, स्टोन मेसन। इसका नाम मैंने बहुत लिया भी है संगत राश का, पाठ का पठन करते वक्त। तो आप लिख सकते हैं संगत राश धैर्य से अपना काम कर रहे थे। सकपकाना बता दिया है अभी आपको। हांफते, डर के कारण लंबी लंबी सांस लेते हुए। पहरेदार हांफते हांफते बादशाह के पास पहुंचा, है ना। या मैंने हांफते हांफते सीढ़ी चढ़ी, क्योंकि कई बार जब हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो हांफने लग जाते हैं, तो मैंने हांफते हांफते सीढ़ी चढ़ी। फनकार, कलाकार। हमारे देश में बहुत से सुप्रसिद्ध फनकार रहे हैं, जैसे कि M.F. हुसैन, वो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, विश्व सुप्रसिद्ध फनकार रहे हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं। चलिए अब आगे प्रश्नोत्तर करते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर में भी हम बच्चों को संलिप्त करके ही चलेंगे। हम बच्चों से ही प्रश्नों के उत्तर पहले चर्चा करेंगे और उस पर बात करेंगे और फिर उत्तर पे आएंगे। शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, माशाअल्लाह यह घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने यह खुद बनाई हैं? बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क केशव के काम की तारीफ में, यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, केशव से बातचीत शुरू करने के लिए, घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है, कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो क्या हो सकता है बच्चों इसका उत्तर, जो आपने पाठ में पढ़ा है? बिल्कुल, उत्तर
बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा कैसे इतनी सुंदर घंटियां बना सकता है। इसका उत्तर ण है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियां कैसे बना सकता है। प्रश्न 2, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियां और कड़ियों का चित्र अपने कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो ये आपकी घंटी है, ये आपकी घड़ी है, और ये आपका जयपुर का कौन सा है बच्चों? हवा महल। आप इसको लिख सकते हैं, यह जयपुर का हवा महल है। और आपको बच्चों कहाँ दिखती होगी ऐसी नक्काशी? आपको ये दिखती होगी दिल्ली में बने अक्षरधाम मंदिर में। दिल्ली में बने अक्षरधाम मंदिर में भी बहुत सुंदर सुंदर नक्काशी है उनके। आप जगह छज्जे की तरफ देखेंगे तो बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। ताजमहल, आगरे का किला, लाल किला, इन सब में भी ऐसी सुंदर सुंदर नक्काशी की गई है। आप इनके भी चित्र चिपका सकते हैं अपनी नोटबुक में। प्रश्न 3, अकबर को पहरेदार की दखल अंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? अकबर एक अच्छे राजा थे। वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसलिए अकबर को, इसमें आप साथ में को भी लिखेंगे, अकबर को पहरेदारों, अंग बिंदी लगेगी, कि दखल अंदाजी कैसे? यहाँ पे ल के ऊपर बिंदी होगी और ज के नीचे भी आपकी बिंदी होगी, दखल अंदाजी, क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें क्या लगता है? नुक्ता वाला ज लगता है। तो दखल अंदाजी आप जरूर लिखें। अच्छी नहीं लगी, ना में भी बिंदी होगी। ठीक है। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? कौन बताएगा कि केशव का क्या मतलब है? हाँ, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी तथा प्रतिष्ठित आदमी, यानी कोई जाना पहचाना आदमी, जिसे बहुत लोग जानते हो, जो बहुत अमीर हो। क्योंकि आपने देखा होगा जब वो उसका मुआयना कर रहा था तो अकबर के गले में उसने काफ़ी सारी मोतियों की माला देखी, अंगुलियों में महंगी महंगी अंगूठियाँ देखी, फिर उसका जो अंग रखा था काफ़ी महंगा कपड़ा था उस ज़माने का। तो यह सब देख के केशव को ये प्रतीत हो गया था कि अकबर जो है काफ़ी प्रतिष्ठित और अमीर या बड़ा आदमी है। चलिए आगे चलें। प्रश्न 5 में, प्रश्न 5, खरगोश की सी कातर आंखें, है ना? तो यह इसमें बताता है खरगोश की सी कातर आंखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती हैं, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो जैसे हिरन जैसी चाल तो शेर जैसी दहाड़, मोरनी जैसी गर्दन, कोयल की आवाज़ में ज में नुक्ता होगा, नुक्ता लगाएंगे। हिरनी सी चाल, हाथी जैसी मतवाली चाल, है ना? तो हम चाल को लेके बहुत ही इंसान जो है जानवरों से काफ़ी तुलना करता है और उसमें काफ़ी सारी बातों में भी, वाक्यों में भी इसका उपयोग में लाता है। तो यह सब लिख लेंगे सारे बच्चे। प्रश्न 6 में, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? आपको क्यों लगा कि अकबर को क्यों देखा होगा ऐसा केशव ने? तो बहुत सिंपल सी, बहुत आसान सी बात है। वो पाठ के पठन करते वक्त भी आई थी ये बात, पाठ में भी लिखा है कि अकबर बादशाह थे, है ना? बहुत बड़े आदमी थे। इतने अमीर आदमी को भला नक्काशी करने की क्या ज़रूरत है? वो तो बहुत अमीर है। तो उसके लिए केशव के लिए नक्काशी करना आमदनी का एक साधन है, क्योंकि उसके पिता भी इसको आमदनी के लिए करते थे, पैसा कमाने के लिए करते थे। तो उसे यही लगा कि अकबर तो बहुत अमीर आदमी हैं, वो ये सब क्यों करना चाहेंगे? वो तो बहुत बड़े बादशाह हैं, वो
ऐसी चीज़ सीखना ही क्यों चाहेंगे। तो अकबर एक बहुत बड़े बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें इसी कारण संदेह भरी नज़रों से देखा। प्रश्न 7, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण ज़रूर बताओ। आपको क्या लगता है कि केशव जो इतना छोटा बच्चा है 10 साल का है, क्या उसको ऐसे नक्काशी भरे काम जिसमें पत्थर की चीथड़े उड़ते हैं, आँखों में जाते हैं, उसको आँखों को मीचना पड़ता है, भींचना पड़ता है, बंद करना पड़ता है ताकि आँखों में ये ना जाए, कुछ भी उसके पास सुरक्षा के मंत्र नहीं है ताकि वो सुरक्षित रहे इन चीज़ों से। आपको क्या लगता है उसे ऐसा करना चाहिए? मुझे भी नहीं लगता, और मुझे लगता है बच्चों आपको भी नहीं लगता होगा कि केशव 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि इतनी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ही ऐसा काम करना चाहिए। तो पहले पढ़ लिख जाएं, अगर यदि आपकी अच्छी आमदनी है तो आप अच्छी आमदनी वाला काम करें, न कि कोई इस तरह का काम। बट फिर ये जो काम है संगत राशों का काम, ये भी बहुत ही फनकार लोग करते हैं, हर किसी की बस की बात नहीं होती। जिसमें इस कला को करने का गुर है वही ये कार्य कर सकता है, पर बड़े होने पे छोटे बच्चों को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें सुरक्षा के भी ढंग से इंतज़ाम नहीं है, तो दिक्कत की बात हो सकती है, सेहत में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो केशव, आप देख सकते हैं केशव बार बार सबको सुनाता। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। केशव सबसे कहता होगा कि मुझे से तो बादशाह मिलने आए थे, क्या तुमसे कभी बादशाह मिलने आए हैं? उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई थी। तो केशव तो छोटा बच्चा है, उसने इतने बड़े वयस्क आदमी को, बादशाह को, आगरा के बादशाह को नक्काशी सिखाई, तो ये बात एक गर्व करने की बात है। तो वह सबको जा के ये बताता था कि वो बादशाह से मिला और बादशाह उससे मिलने आए थे और उन्होंने उससे नक्काशी भी सीखी थी। मतलब उसने बादशाह को नक्काशी भी सिखाई थी। शब्दों की निराली दुनिया, नक्काशी जैसी किसी काम को चुनने में, ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, शब्दों की निराली दुनिया पे बढ़ते हैं। नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो, बढ़ईगिरी, मिस्त्री आदि, ठीक है, जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, उन खास औजारों के नाम पता करके लिखो। तो इसमें बिंदी आएगी यहाँ, ठीक है। तो बढ़ईगिरी, बढ़ई में लकड़ी का काम होता है, मिस्त्री आपको पता है घर बनाता है। तो बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाले औजार आरी है लकड़ी काटने के लिए, हथौड़ा कील ठोकने के लिए, रंदा लकड़ी घिसने के लिए, ये लक्सी नहीं है लकड़ी है, इसमें अड़ा लिखेंगे, अड़ा में डा में बिंदी आती है, जमूर कील उखाड़ने के लिए। तो ये कुछ हैं जो हमें लगते हैं औजार, ठीक है। इनके हमने आगे चल के आपको इसका एक वीडियो दिखाएंगे। छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचें, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठा करो और कक्षा में उन पर सामूहिक रूप में से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यह दे रहे हैं, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। तो आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत, कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेच, सनमाइका आदि, ये सब बेटा आपके लकड़ी के काम से जुड़े हैं। जो आपका बढ़ई होता है ये लकड़ी के काम बनाता है, जैसे हम इंग्लिश में कारपेंटर भी कहते हैं। तो ये मेज बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, है ना। तो इनके काम से ये जुड़ा है, इस पे हम समूह में चर्चा करेंगे। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के नाम हैं, तो यह भी हम आगे चल के कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। अब लास्ट में आ जाते हैं। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखी संज्ञाएं संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्य में प्रयोग करो। चुनाव, पढ़ाओ, बहाओ, लगाओ। तो सबसे पहले अभी हम क्रिया पे भी बेटा आपको प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको क्रिया पे भी एक क्रियाकलाप कराएंगे, ठीक है, जिसमें आपको छोटी सी एक क्रिया होगी जिसमें आपको काफ़ी कुछ करने का हम आपको मौका देंगे समूह में, ठीक है। तो चलिए पहले इस कार्य को पूरा करते हैं। संज्ञाएं यहाँ लिखी हैं, ठीक है, ये क्रिया लिखी हैं और ये वाक्य में प्रयोग हैं। चुनाव चुन क्रिया से लिया गया है। अच्छे फूल का चुनाव करो। जब आप फूल चुनने जाते हैं तो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल लेना चाहेंगे। पढ़ाओ, पढ़, आज यही पड़ाव
डाल दो, आज यहीं पड़ाव डाल दो, यहीं में हाँ के ऊपर बिंदी आएगी। बहाव, वह क्रिया से बना है। नदी का बहाव तेज है, बहाव इसको ठीक करेंगे, तेज में ज नुक्ता वाला होता है। बहाव आप कैसे लिखते हैं, ब हा फ का डंडा बहाव, ब हा आ का डंडा व, बहाव। लगाव, लग शब्द से बना है, पढ़ाई से उसका लगाव है, या पढ़ाई से उसका लगाव है, यानी वो पढ़ने में अच्छा है। ठीक है, तो शायद ये हमारी आखिरी पीपीटी है, हाँ ये लास्ट है। लड़के ने जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। ठीक है, तो इस पे हम कहते हैं लड़के ने जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्द नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है, वाक्य बनाकर स्पष्ट करो। बुदबुदाने का अर्थ क्या है, मन ही मन में कुछ बोलना, जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना, अड़ा अड़ा में अड़ा अड़ा आएगा, बिंदी आएगी, तथा भुनभुनाना में कुछ आवाज भी बाहर सुनाई देती है। बुदबुदाना, नौकर, नौकर धीरे धीरे बुदबुदाया, है ना। फुसफुसाना, मंत्री फुसफुसाकर कुछ बोले। बड़बड़ाना, वह क्रोध में बड़बड़ाने लगी। भुनभुनाना, बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। तो ये कुछ है। बुदबुदाना में अंदर ही आप बात करते हैं, ठीक है, बाकी मन ही मन में आप बोलते हैं, अंदर ही अंदर बात करते हैं। लेकिन बड़बड़ाना हो गया, बड़बड़ाने में तो आप बड़बड़ा रहे हो, कुछ कुछ बड़बड़ाते जा रहे हो, क्रोध में बड़बड़ा रहे हो, तो इसमें आपकी आवाज़ जो है थोड़ी बाहर आ रही है। फुसफुसाना में ऐसे आप करते हो तो आवाज़ बाहर आती है। भुनभुनाने में भी जैसे आपके दांत कटते हैं, कुछ आपको मतलब गुस्सा आ रहा होता है, तो इसलिए बोलते हैं ना, बिना वजह भुनभुनाओ नहीं, बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। तो ये भी आपको भुनभुनाने में भी थोड़ी आवाज़ बाहर आती है। ठीक है, चलिए अब हम क्रिया से रिलेटेड जो है एक करेंगे। चलिए फिर एक लास्ट प्रश्न ये है, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की तेरी ज़रूरत कैसे हुई। इसमें लिखा है, ठीक है, थोड़ा झुककर इन्हें सलाम कर, बेवकूफ़ खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की ज़रूरत कैसे की तूने। झुककर इन्हें सलाम कर, महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि बादशाह के सामने बैठ रहे उनका अपमान है। ख, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। ग, पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। घ, बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो उत्तर, महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। वह दिखाना चाहता था कि वह अपना कार्य कुशल मंगल सकुशल। नन्हे फनकार के ऊपर क्रियाकलाप है, जो उसके प्रश्न उत्तर में संज्ञा से क्रिया छांट के लिखने के लिए कहा गया है। जैसे बहाव में क्रिया शब्द है बै, कटाव में क्रिया शब्द है कट, पड़ाव में क्रिया शब्द है पढ़। तो उसी पे क्रियाकलाप बनाया गया है एक मेरे द्वारा। इसमें मैंने शिक्षण अधिगम सामग्री तैयार करी है। बच्चों को पहले 5-5 के समूह में बांट लेंगे। उसके बाद ये कुछ लिफाफे तैयार करे गए हैं। मैंने लिफाफों के अंदर पर्चियाँ रखी हैं। पर्चियों में मैंने कुछ पर्चियों में काम वाले शब्द लिख दिए हैं और कुछ पर्चियों में संज्ञा शब्द लिखा है ना, आप देख सकते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ऐसे करके लिख दिए हैं। बच्चों को बोला जाएगा कि आप काम वाले शब्द को चिन्हित करें, सही का टिक लगाएं, और जो नाम वाले शब्द हैं या विशेषण हैं उनमें वो गलत का निशान लगा देंगे। फिर बच्चों को समूह में से ही बच्चों को बुलाया जाएगा एक एक करके, और ये काम वाले शब्द में बच्चे जो है अभिनय करेंगे। और इसको और अच्छा मनोरंजक बनाना है तो बच्चे शाम पट में इनको अलग से लिख सकते हैं और इनका चित्र भी बना सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चे इसको पहचाने, दूसरे समूह के बच्चे, कि ये जो सामने वाला बच्चा है वो किस काम वाले शब्द पे क्रिया कर रहा है, अभिनय कर रहा है, और या उसने कौन सा काम वाले शब्द की चित्र बनाया है। और इसको और अच्छा बनाना है तो हम कुछ खाली पर्चियाँ दे देंगे बच्चों को। बच्चे
या तो पाठ से छांट कर, नन्ना फनकार के पाठ से छांट कर क्रिया वाले शब्द लिख देंगे इनमें, और समूह में आदान प्रदान करवा सकते हैं। वो बता सकते हैं कि फिर समूह में आदान प्रदान करने पे वो चिन्ह लगा लेंगे कि कौन सा काम वाला शब्द है, कौन से नाम वाले शब्द है। नाम वाले शब्द पे गलत लगा लेंगे, सर्वनाम जो है उनमें गलत लगा देंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको पर्चियाँ फिर खोल के दिखा देती हूँ कि कैसे काम वाले शब्द, नाम वाले शब्द और बाकी विशेषण वगैरह मैंने सब इनमें लिख दिए हैं अलग अलग, और बच्चे कैसे करके इनमें करेंगे। और इसको और रोचक बनाना है या और इसको आप ऊपर ले जाना चाहते हैं इस क्रियाकलाप को, तो आप इसी क्रियाकलाप से वर्गीकरण सिखा सकते हैं बच्चों को आप इसी क्रियाकलाप से संज्ञा, वर्ष, विशेषण और सर्वनाम का आगे सिखा सकते हैं कि कैसे बच्चे इनमें भी वर्गीकरण करना सीखें। तो इस क्रिया को ज़रूर अपनी कक्षा में कराएं। चलिए, तो अभी हमने एक छोटा सा क्रियाकलाप किया, उसी के ऊपर आ जाते हैं कि हमने अभी किए काम वाले शब्द। काम वाले शब्द की परिभाषा होती है, परिभाषा ऐसे शब्द जो किसी काम के होने का या करने का बोध कराते हैं, यानी पता कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें हम काम वाले शब्द कहते हैं। काम वाले शब्द को और क्या कहते हैं, अभी हमने किया है क्रिया काम वाले शब्द होते हैं। जैसे कि अभी हमने क्रियाकलाप में सीखा काम वाले शब्द का, जैसे सोना, खाना, पीना, रोना, पढ़ना, खेलना, कूदना, और आप इनमें और भी, इस सूची में आप और भी एज उदाहरण के तौर पे आप इनमें जोड़ सकते हैं। आप अपने पाठ नन्ना फनकार से भी खूब सारे क्रिया के शब्द जोड़ के इस सूची में जो खूब सारे शब्द ढूंढ के इस सूची में तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। तो ये इसके उदाहरण हैं, आप और भी इनमें जोड़ सकते हैं।